आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट। 5 मार्क का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि आखिरकार गवर्नमेंट बजट जो होता है, गवर्नमेंट बजट वो क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट क्या है सर? हर साल गवर्नमेंट जो है खर्चा करता है, बराबर। हर साल गवर्नमेंट के पास में कहीं ना कहीं से पैसे आते हैं और उस पैसे जो आते हैं उसको क्या करता है? गवर्नमेंट खर्चा करता है, बराबर। तो गवर्नमेंट क्या करता है? हर साल उनके पास में पैसे आते हैं और पैसे जाते हैं, राइट। गवर्नमेंट के पास में पैसे आते हैं और पैसे जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट कितने पैसे आते हैं कितने पैसे जाते हैं उसको अगर रिकॉर्ड नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। एंड दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज व्हाट? गवर्नमेंट बजट। अभी रिसेंटली आपका फेब का फर्स्ट वीक में या फिर आने वाला है आपका बजट। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है सर? हम लोग ने जितने टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, वो बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे ही हम लोग वर्ड बजट बोलते हैं ना, वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है? आपका एस्टिमेट है। यानी कि जो गवर्नमेंट बजट है वो आपको एक एस्टिमेटेड बता रहा है कि भैया कितना रिसिट्स जो है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है एक साल के अंदर। सर एक साल कौन सा हो गया? सर गवर्नमेंट से जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एक साल को हम लोग बोलते हैं फिस्कल ईयर। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फिस्कल ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है? गवर्नमेंट बजट इज अ व्हाट? इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, शोइंग द आइटम वाइज रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इन जनरल कुछ कमाता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है सर? रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो रिकॉर्ड करता है। इस साल में फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिस्कल ईयर इज सिमिलर टू द फाइनेंशियल ईयर। तो एक बार के लिए सर क्या बोलेंगे सर? मीनिंग देखिए कितना दफा आया हुआ एग्जाम में। गवर्नमेंट बजट क्या है सर? ये एक एनुअल स्टेटमेंट है, हर एक साल बनता है, एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें एस्टिमेट्स ऑफ द, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ रहता है सर? एस्टिमेट्स ऑफ द रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। जो पूरे फिस्कल ईयर में आपने किया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन द 31st ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये क्या है सर? एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि आपका जो भी एस्टिमेट ऑफ द रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर है इन अ फिस्कल ईयर उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है सर? हाँ सर, समझ में आ गया कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, कि वो क्या एक एस्टिमेटेड एनुअल स्टेटमेंट है जो रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है इन वन फिस्कल ईयर। आई होप कि आपको मेरे बोलते बोलते आप भी बोल रहे हो और आप लोग जो है आंसर्स को याद कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों को ये चैप्टर आता है। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस चैप्टर का कि आप लोग को ये चैप्टर जो है दिमाग में एकदम प्रॉपर्ली सेट करना है। ठीक है, जरूरी काम वो है अपना ना। सर ये रहा गवर्नमेंट बजट, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नंबर 2 है आपका ऑब्जेक्टिव्स। सर नंबर 2 क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है सर? क्या क्या कारणों से गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। ठीक है, इसको सर पॉइंट्स को आपको कभी कभी एग्जाम में 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट आपको पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी एक दो टॉपिक्स इसमें से उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके अंदर के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट के पास में पैसे आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास में पैसे आते हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उस पैसे को, उस रिसोर्सेस को वो इस्तेमाल करे। ठीक है, कहां कहां उसको यूज करे गवर्नमेंट, राइट। तो इट हैज टू हैव अ बजटरी पॉलिसी टू रीएलोकेटेड रिसोर्सेस। भाई जो पैसे उसके पास में आ रहे हैं उसको प्रॉपर जगह वो इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर वो उसको सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूज कर रहा है नहीं कर रहा है? तो यानी कि सर ये बजटरी पॉलिसी के थ्रू वो क्या करता है? अपने रिसोर्सेस को रीएलोकेट करता है सो दैट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरा हो सके। सर ये सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो समझ में आ गया, बट ये सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे होगा? सबसे पहले सर आप टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज दो, उसके थ्रू क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा देश में। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे सर? एलोकेशन कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दो। दूसरा क्या करोगे? कुछ चीजें जो कि लगता है कि उतना प्रॉफिटेबल नहीं है प्राइवेट एंटिटीज से, जैसे बीएसएनएल। अब बीएसएनएल आपको पता होगा कि सर्विस प्रोवाइड करता है ऐसी जगहों में जहां पे आपको पता है कि रिलायंस जियो या फिर एयरटेल नहीं जाएगा। ठीक है, उन सर्विसेज में भी सर्विस देना जरूरी है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसलिए कुछ चीजों को जहां पे प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, जहां प्राइवेट पीपल इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सैनिटाइजेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, टॉयलेट्स हो गया, इन सबको क्या करता है गवर्नमेंट? डायरेक्टली खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2 क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार और ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
सर क्या करना है, रीएलोकेट करना है ताकि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है सर रीएलोकेट करना है ताकि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो सके। सर वो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे पूरा होगा, सबसे पहले है टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज देकर, ताकि देश में सब्सिडी वगैरह देने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नंबर टू क्या है, कुछ चीजें जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो उनको डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि देश का पब्लिक वेलफेयर हो सके, पब्लिक इंटरेस्ट हो सके और सोशल वेलफेयर हो सके। पब्लिक इंटरेस्ट में और सोशल वेलफेयर में ये अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है लोग, 2 से 3 मार्क का सवाल पूछ लेता है आपको कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्टिव है वो बताइए गवर्नमेंट का। इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर अलग से पूछता है क्वेश्चन। आपको सवाल कैसे पूछेगा कि सर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने का आपको है। ठीक है, नंबर टू क्या है सर, नंबर टू है आपका, सबसे पहले समझ में आएगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको समझ में आएगा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, गिविंग देम टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। टैक्स कंसेशन सब्सिडीज देने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में बढ़त होगा आपका। नंबर टू क्या है आपका, डायरेक्टली अगर प्रोड्यूसिंग करता है गुड्स को, ठीक है, प्रोड्यूसिंग करता है तो उससे क्या फायदा है सर, नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर्स लोग जो है वो एक्टिविटीज कैरी आउट हो सकता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट हो सके और सोशल वेलफेयर हम लोग अचीव कर सके। ठीक है, वेरी गुड, नंबर टू, वेरी गुड रौनक। ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते रहेगा, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट नंबर टू, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। सर देखो, बजट का एलोकेशन, बजट अल्टीमेटली बन क्यों रहा है, गवर्नमेंट आखिरकार आपसे पैसे क्यों लेता है, गवर्नमेंट आपसे इसलिए पैसे लेता है क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप पैसे दे सको, और उनको देते हैं वो पैसे जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना रुपया अर्न कर सके। यानी कि सिंपल सा बात है, हाउ डू यू रिड्यूस द इनइक्वालिटी यूजिंग द गवर्नमेंट बजट, बाय सिंपली इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। ठीक है, बाय सिंपली व्हाट, इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग देम फॉर द पुअर, यानी कि स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। यानी कि आप क्या कर रहे हो सर, टैक्स इंपोज कर रहे हो रिच के ऊपर और उनका वेलफेयर कर रहे हो किसका, पुअर का। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो क्या चीज को, इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। बात समझ में है, तो इस तरीके से आप जो टैक्स है वो किससे लेते हो, रिच लोगों से लेते हो और देते किसको, वेलफेयर करते हो पुअर का। इस तरीके से आप क्या करो, एक समाज में इक्विटी बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला आपका, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर टू क्या बोला, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। नंबर थ्री क्या था, 2 पॉइंट इकोनॉमिक के ऊपर, आर के ऊपर याद है आपको 3 पॉइंट था, एक और पीछे में भी है रीजनल वाला, रीजनल डिस्पैरिटीज वाला। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर टू क्या है, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, ई से 2 पॉइंट से आपके क्या क्या है सर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले लेकर आना है आपको, जैसे कोविड के टाइम में पहले स्टेबिलिटी लाना है आपको, उसके बाद जब स्टेबल हो गया कंट्री तो उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या करना है आपको सर, बिजनेस फ्लक्चुएशंस जो है ना उसको प्रिवेंट करने का, बिजनेस फ्लक्चुएशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, और मेंटेन प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। यानी कि अंदर का अगर पॉइंट पूछेगा तो क्या क्या लिखोगे सर, इतना लिखने से काम आपका हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मेन चीज क्या हो रहा है सर, बिजनेस फ्लक्चुएशंस जो है, ठीक है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस जो है वो क्या हो रहा है आपका, कंट्रोल हो रहा है, प्राइस मेंटेन हो रहा है ताकि ज्यादा नहीं बढ़े, ताकि लोग बाग के रीच के बाहर चला जाए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैंने 3 चीज बोला आपको, नंबर वन, बिजनेस, प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशंस, प्रिवेंट द व्हाट, बिजनेस फ्लक्चुएशंस। नंबर टू क्या है आपका, मेंटेन द प्राइस। नंबर थ्री क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। एक बार और बोल लीजिए सर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कैसे अचीव होगा, प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशंस। नंबर टू क्या है आपका, मेंटेन द प्राइस। नंबर थ्री क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है सर, अगर देश का रियल जीडीपी जो है बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली सस्टेन लेवल पे, नॉमिनल जीडीपी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉमिनल जीडीपी का बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा बात कर रहा हूं, इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है बढ़ रहा है, तो उस समय क्या समझ में आएगा कि देश का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। राइट, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है सर, अभी तक हमने 4 पॉइंट किया, चारों पॉइंट में फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था सर, सर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको कैसे करता है सर, ताकि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, 2 तरीके से, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सॉरी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नंबर टू क्या था, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, वो कैसे करता है, बाय टैक्सिंग द रिच एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पुअर। नंबर थ्री क्या था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर ये कैसे अचीव करेंगे, 3 चीजों से, सर बिजनेस फ्लक्चुएशन को आपको प्रिवेंट करना है, प्राइस को मेंटेन करना है, और एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी लाना है। सर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगा देश में, सर अगर देश का रियल जीडीपी जो है, देश का जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज होगा, देश का वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली देश में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है वो जनरेट होगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है सर, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कई सारे पीएसयू चलाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम लोग बहुत प्यार से गवर्नमेंट कंपनीज भी बोलते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि खाली उनको प्रॉफिट्स कमाना, राइट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीएसयूज का, कि उनको सोशल वेलफेयर भी करना है, और सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट अपना बजट को एलोकेट करता है, ताकि ये जो कंपनीज है वो कंटिन्यूअस लेवल पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर of the public, for the social welfare of the public through budgetary policy tries to manage the expenditure and revenue of the PSUs। ठीक है, समझ में आया। तो इन पॉलिसीज के थ्रू जितने भी उनके खर्चे और उनके रेवेन्यू है उसको मैनेज करते हैं। तो ये हो गया 5 पॉइंट। लास्ट पॉइंट है आपका कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो स्टेट्स है उनका काफी हाई डेवलपमेंट है, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट बहुत हाई है, ऑन दी अदर जैसे कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट काफी कम है। तो सर क्या करना पड़ेगा आपको, सर हम लोग को अलग अलग टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज से, ठीक है, कौन से पॉलिसीज से सर, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज से हमें एनकरेज करना पड़ेगा सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। सर मतलब सर जैसे एग्जांपल याद करो, जीएसटी में शुरू शुरू में असम में जो लिमिट था वो कम रखा गया था, क्यों, ताकि लोग बाग और प्रोडक्शन कर सके और डेवलप कर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा कि यार टैक्स रेट्स जो है ना वो काफी कम है, ठीक है। अगर सोचो एग्जाम्पल असम में रेट्स को कम रख के रखे, ठीक है, तो उनका मेन रीजन क्या सकता है आपको, कि वो लोग चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो। कई सारे यहाँ पे आपको पता होंगे कि सब्सिडी वगैरह मिलता है आपको, तो ये सब बेसिकली क्यों कर रहा है, एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा है गवर्नमेंट, ताकि देश में जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक रीजनल डिस्पैरिटी है वो क्या हो सके, आपका कम हो सके। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट था आपका। अगर ये 6 पॉइंट मुझे कोई बता सके तो मुझे बताइए। सबसे पहले क्या था, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है। सर गवर्नमेंट बजट जो है वो एक एस्टिमेट बताता है ऑफ द रिसिट्स एंड पेमेंट्स जो एक साल में आपका होने वाला है। उस एक साल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर बोलते हैं, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। सर आप इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हो, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए सारे पॉइंट्स। ठीक है, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, आज की क्लास में जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सारे के सारे दिमाग में आपका सेट हो जाए। ठीक है, तो ये था गवर्नमेंट बजट। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सर 6 ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1 क्या है आपका, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर गवर्नमेंट के पास में जो रिसोर्सेज आता है उसको प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ता है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड रिदम, नैंसी, रौनक लोग जो है, हिमांशी लोग, सब लोग आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, किस तरीके से अचीव करेंगे सर, सबसे पहले क्या है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। ठीक है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीजों को जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करना है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड क्रिएट सोशल वेलफेयर। रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, किस तरीके से सर, बाय टैक्सिंग द रिच एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पुअर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये कैसे होगा सर, रिलीजियस फ्लक्चुएशंस को हटा के, प्राइस को मेंटेन करके, एम्प्लॉयमेंट का स्टेबिलिटी रखकर। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, जब रियल जीडीपी देश का बढ़ेगा, देश का जो गुड्स एंड सर्विसेज का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, मेजरमेंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ताकि ये लोग जो है सोशल वेलफेयर कर सके, इनके रिसोर्सेज को क्या करेंगे अपन, एलोकेट करेंगे। एंड फाइनली सर रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, किस तरीके से, बाय टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है वो डेवलप हो सके। ठीक है, दिस वाज गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके ऊपर सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, हाँ सर बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, बहुत बार इनके क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वाला पार्ट में। ठीक है, ठीक है, सॉरी सर बीच में कुछ कट हो गया था मेरे हिसाब से ना। ओके, राइट। ठीक है, स्पेशली फॉर सेवा पीपल ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सीबीएसई के लिए मेनली इसके अंदर का पार्ट ज्यादा पूछता है, बट यू नेवर नो, 6 मार्क के लिए सवाल पूछ ले तो यू नेवर नो, 5 मार्क के लिए पूछ ले, 3 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, पूछ सकता है आपको। ठीक है, अब मुद्दा ये था सर, अपने जो गवर्नमेंट बजट बनाया उसमें हमने क्या सीखा सर। सर गवर्नमेंट बजट में जो हमने सीखा वो ये था सर कि सर गवर्नमेंट जो है हर साल रिकॉर्ड करता है जितने भी पैसे आते हैं और जितने खर्चे होते हैं। अब खर्चे तो सर बहुत सारे, गवर्नमेंट के खर्चे तो बहुत सारे हैं, कहीं भी अलग अलग जगह में उनके कई सारे खर्चे हैं ये गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो खर्चों को तो सर बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट एटलीस्ट जो रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स कहने जगह सर ये इनकम नहीं है, क्या है इनके, रिसिप्ट्स है, क्योंकि ये कमाते नहीं है, ये क्या करते हैं, इनको मिलता है। ठीक है, ये रिसिप्ट्स जो है, ठीक है, उनको हम लोग प्यार से बोलते हैं बजट रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं उनको, बजट रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं इनको, बजट रिसिप्ट्स। और जो बजट रिसिप्ट्स है सर, आपको पता होगा ये 2 तरीके के रहते हैं मेनली। ठीक है, इस एक को बोलते हैं सर, किसी को पता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं एक को, और दूसरे को क्या बोलते हैं सर, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और क्या बोला मैंने, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है सर, सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसा है सर कि अगर कोई भी ऐसा रिसिप्ट जिसकी वजह से ना ही कोई एसेट क्रिएट हुआ
और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, ना ही कोई एसेट क्रिएट हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, उस रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे सर? हम लोग उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, जिसकी वजह से ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जिसकी वजह से, याद है क्या किसी को? देखते हैं सर। सर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा है सर। समझे बात को? रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे आना। तो अगर डिस्टिंग्विश करने बोलेगा आपको रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से, तो वेरी वेरी इजी है कि अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। ठीक है सर, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या था? किसी को याद है क्या सर? वो रिसिप्ट, ठीक है, वो रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट वो होते हैं जिसकी वजह से या तो आपका या तो आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, या तो आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, या तो आपका एसेट फॉल होता है। ठीक है, या तो आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, या तो आपका एसेट फॉल होता है। ठीक है, यस विच अफेक्ट्स दी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। बट एकदम स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो क्या होगा सर? जिसकी वजह से आपका या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, या तो एसेट फॉल होता है। ठीक है, बात समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ में आपका आ गया सर। एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा। बता रहा हूँ अभी। पहले आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बता रहा था टाइप्स। सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी दो बच्चे हैं, अगर किसी को याद होगा तो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी दो बच्चे हैं। वो दो बच्चों का नाम है, अरे वाह वाह वाह, शिवांश जी ने भी आंसर बताया, रिया ने भी आंसर बताया यहाँ पे। ठीक है, रौनक ने भी बताया। टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा क्या है आपका? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और मजेदार चीज क्या बताया क्या सर? सर टैक्स रेवेन्यू के भी दो बच्चे हैं। ठीक है, किसी को याद है क्या? सर टैक्स रेवेन्यू में आता है कौन सा टैक्स सर? डायरेक्ट टैक्स एंड ब्यूटीफुल एंड फैंसी का ने भी करेक्ट बोला, इनडायरेक्ट टैक्स। शाबाश। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलग अलग टाइप्स है, फीस, एसटी, अलग अलग टाइप्स है ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है सर, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? सर डायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम किसी को याद है क्या? डायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम है आपका इनकम टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम है इनकम टैक्स, क्योंकि सर जो भी इंसान जो भी पैसे कमाता है, ठीक है, जो भी पैसे कमा रहा है इंसान, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। जैसे अगर एग्जांपल, मैंने अगर 10 लाख रुपए कमाए हैं पूरे साल में, तो मुझे 10 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको इनकम टैक्स कहा जाता है, बिकॉज इट इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इट इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इनका टैक्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए इस डायरेक्ट टैक्स को हम लोग इनकम से डायरेक्टली लिंक करते हैं। पहला बात कि जिसका इनकम ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा, इसलिए इस टैक्स को हम लोग बहुत प्यार से, इस टैक्स को हम लोग बहुत प्यार से प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको? प्रोग्रेसिव टैक्स। क्योंकि देश का जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, ठीक है, देश का जैसे प्रोग्रेस होगा, लोगों का और कंपनी का जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे इनका जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो भी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाए। ठीक है, वैसे वैसे आपका डायरेक्ट टैक्सेस भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। बट सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? डायरेक्ट टैक्स में देखिए क्या होता है, सबसे बढ़िया स्पेशलिटी क्या है कि मुझे पता है मेरा इनकम कितना है, और मैं गवर्नमेंट को बोल के आता हूँ कि गवर्नमेंट साहब मेरा ना इतना रुपया है, लो इसके ऊपर टैक्स ले लो। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपको पता होगा, वो क्या था आपका? जीएसटी था। वैसे और भी एग्जाम्पल है, जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, वैट हो गया, सारे एग्जाम्पल्स है। बट मेनली अभी जो है वो कौन सा एग्जाम्पल रहेगा आपका? जीएसटी का एग्जाम्पल रहेगा आपका सर। ठीक है सर, जीएसटी में क्या होता है सर? स्पेशलिटी क्या है सर? हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स जो है, हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स, ठीक है, डायरेक्टली नहीं देते हैं। ठीक है, हम लोग जो है गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली नहीं देते हैं। इनफैक्ट सर हम लोग कैसे करते हैं सर? हम लोग शॉपकीपर के थ्रू या फिर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है, शॉपकीपर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू क्या देते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते है। सर समझिएगा बात को, ये जीएसटी है या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये आपका लगता है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लगता है? इट इज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके ऊपर लगता है सर? ये इनकम के ऊपर लगता है। ठीक है, ये किसके ऊपर लगता है सर? ये इनकम के ऊपर लगता है। सर इसमें जो है आपको पता होगा अलग अलग स्लैब वाइज सिस्टम है, यानी जैसे जैसे कम इनकम है तो आपका क्या पता टैक्स ना भी लगे, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स लगता रहेगा। यहाँ पे सर चाहे मुखिया हो चाहे हम हो, सबका टैक्स रेट्स जो है, टैक्स टैक्स का जो लाइबिलिटी है आपका ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट इज द सेम। ठीक है, अलग अलग सामान का अलग अलग लाइबिलिटी जरूर हो सकता है, बट चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाएगा। यानी कि हर एक इंसान हो सकता है कि इनकम टैक्स पे ना करे, ठीक है, किसी किसी का इनकम जो है उतना ना हो कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनकम टैक्स पे कर सके, बट हर एक इंसान देश में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करता ही है। तो कभी अगर आपको कोई बोले कि आप टैक्स पे नहीं करते तो उनको बता देना कि हो सकता है कि आज मैं डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, बट डेफिनेटली मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हूं, और कुछ सालों के अंदर मैं देख लेना आपको डायरेक्ट टैक्स भी पे करते रहूंगा। समझ में? अगर कोई डाउट्स आ गया इस वाले पार्ट में तो मेरे को बताने का, मैं 1 सेकंड रुक गया।
तब तक मैं 10 सेकंड का पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं इतना एलाबोरेट तरीके से नहीं जा रहा हूँ जितना मैं नॉर्मल क्लास में जाता हूँ, बिकॉज अभी थोड़ी समय की कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू को मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। हाँ, ये लो। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अलग नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो हम लोग बुक वाले पार्ट से देख लेंगे, जैसे फीस हो गया, फाइन्स हो गया, पेनल्टी हो गया, एस्टीट्स हो गया, फॉरफीचर्स हो गया, ये सब एग्जांपल्स है ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बारे में हम लोग नोट्स में डायरेक्टली पढ़ लेंगे। वैसे तो जब मैंने आपको रेगुलर क्लासेस करवाया था, वहां मैंने लिखवाया भी आपको सारे पॉइंट्स, तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आइए दूसरा क्या है सर, कैपिटल रिसिट्स। तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू रिसिट्स को डिकोड कर लिया। दूसरा क्या है सर, आपका कैपिटल रिसिट्स है सर। सर कैपिटल रिसिट्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप, कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें पहली बात तो पैसे आए हैं, दूसरा एसेट या फिर लाइबिलिटी अफेक्ट हुआ, या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो लाइबिलिटी बढ़ा है और एसेट कमा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिट कहेंगे। ठीक है सर, एग्जांपल बता दो तब मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने बोरिंग्स किया, तो मुझे बताइए क्या इसकी वजह से देश में पैसे आ रहे हैं? हाँ सर, और जब भी हम लोग गवर्नमेंट बोलेंगे, इट बाय दैट आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमेशा किसको फोकस कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से। भावुक हो गए स्टेट गवर्नमेंट का नहीं सोचने का, ठीक है ना, इसके बारे में सोचने का सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो सर इसमें क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो ये रिसिप्ट तो है। ठीक है, बट सर इसकी वजह से क्या आपका लाइबिलिटी या फिर एसेट बढ़ रहा है क्या? हाँ सर, इसकी वजह से आपका लाइबिलिटी जो है, क्योंकि मेरा हेडेक बढ़ रहा है ना। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, हेडेक। हेडेक लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो बोरिंग्स जो है वो मेरा क्या हो गया, कैपिटल रिसिट हो गया। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, नंबर 2। ठीक है, समझेगा, रौनक ने जैसे एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फ्लाईओवर। रौनक समझो, ये तुम्हारा कैपिटल रिसिट नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं आ रहे आपके, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं और आपका एसेट बन रहा है और लाइबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे भी बता दूंगा आपको आराम से। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, और किसी को याद है? ठीक है, बोरिंग्स बाय गवर्नमेंट, दूसरा किसी को याद है? अगर मैंने क्या किया, याद है किसी को? मैंने स्टेट गवर्नमेंट से रुपए लिए थे, याद है क्या किसी को? मैंने उनको लोन दे के रखा था और फिर मैंने पैसे ले लिए, याद है क्या किसी को? रिकवरी ऑफ लोन, वेरी गुड। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन। सर ये रिकवरी ऑफ लोन वाली पॉइंट कौन सी थी, मैं भूल चुका हूं। अरे यार बहुत सिंपल सी पॉइंट, देखो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम गवर्नमेंट को लोन दिया था। ठीक है, कितना करोड़ उसका, 500 करोड़ का लोन दिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, असम गवर्नमेंट को लोन दिया 500 करोड़ का। तो अब मुझे बताइए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बुक्स बनाएगा, ठीक है, जब वो अपने बैलेंस शीट बनाएगा, सोचो तो वो क्या लिखेगा बैलेंस शीट में, सर वो एसेट की तरफ लिखेगा, क्योंकि सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुश होगा ना कि उसने लोन किसको दिया, असम गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा एसेट में, ठीक है, लोन टू असम गवर्नमेंट, कितना, 500 करोड़। तो बात समझिए, अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन दिया है, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं? सर पैसे जो है वो जा रहे हैं, इट इज गोइंग आउट। ठीक है, पैसे इज गोइंग आउट। ठीक है, और इसकी वजह से कोई एसेट बना है क्या आपका? हाँ सर, एसेट तो बना है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल, जो मैंने केस नंबर 1 बताया आपको, केस 1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सर अभी तो हम लोग को आप रेसिस बता रहे थे, अरे बता रहा हूँ, पहले आपको ये समझ में आया कि लोन दिया, अगर आपने किसी को लोन अगर आपने लिया, तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसिट। अगर किसी को आपने लोन दिया तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम में खूब पूछते हैं कि नेचर बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल रेवेन्यू। सबसे पहले अपने आप को पूछो, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आए या पैसे गए, पैसे आए तो रिसिट, गए तो उसके बाद में एक्सपेंडिचर, फिर देखा एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हो रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इजी सी बात है, हो जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ सर क्या हुआ, अब आपने बोला असम गवर्नमेंट को, भाई जा पैसे दे दे। ठीक है, पैसे दे, तो मैंने उससे बोला कितने पैसे चाहिए, तो मैंने बोला यार 100 करोड़ मुझे वापस दे दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 100 करोड़ रुपया जो है रिकवर कर लिया। 100 करोड़ रुपया क्या कर लिया मैंने, रिकवर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ जो लोन है आपका, उसमें से मैंने रिकवरी कर ली, कितने रुपए, 100 करोड़। अभी टोटल लोन कितना बचा हुआ है आपका, 400 करोड़। और ये जो 100 करोड़ आपके पास में आए हैं,
ठीक है, उसकी वजह से पैसे आए या पैसे गए, जो 100 करोड़ आए आपके पास में, वो तो पैसे आ गए ना, तो ये रिसिट्स हो गया आपका सबसे पहले। और इसकी वजह से क्या मेरा एसेट जो है वो गिरा है या लाइबिलिटी बढ़ा है कि हाँ सर, पहले 500 करोड़ का एसेट था, अब वो कितने का एसेट हो गया है, 400 करोड़ का, तो मेरा एसेट क्या हो गया आपका, फॉल हो गया है। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है वो मेरे लिए क्या बन गया, मेरा कैपिटल रिसिट बन। ठीक है, मैं रुक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को बताओ इस वाले पार्ट में। ठीक है, और सिंपल अगर करना है तो अपने आप से यही पूछो कि भैया कोई पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। अगर पैसे आ रहे हैं तो वो रिसिट्स है, पैसे जा रहे हैं तो वो क्या एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आने की वजह से क्या एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, इफ द आंसर इज नो, तो वो रेवेन्यू की कैटेगरी में चला गया, काम ही खत्म हो गया। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, अगर पैसे आ रहे हैं और एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, इट इज अ कैपिटल रिसिट। और अगर पैसे जा रहे हैं और कैपिटल एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल रखो, एकदम बिल्कुल इजी रखो, एकदम सीधा सीधा चीज है। सर लोन देते हो किसी को, तो पैसे जा रहे हैं तो क्या एक्सपेंडिचर हो गया। सर लोन दोगे तो एसेट लायबिलिटी क्रिएट होगा क्या, हाँ सर, तो ये क्या हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर उनके लोन से मैंने पैसे वापस ले लिए, ठीक है, तो पैसे आए हैं कि हाँ सर आए हैं, क्या एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है, हाँ सर, अपनी जो एसेट है वो पहले से कम हो गई है, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीबॉडी इज क्लियर इन दिस पॉइंट, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है, 100% क्लियर हो बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा इस वाले पार्ट से। ठीक है, बाकी लोग ओके। नंबर 3 पॉइंट किसी को याद है आपका? नंबर 3 पॉइंट याद है किसी को? नंबर 3 क्या था आपका, किसी को याद है? नंबर ये 2 हो गया आपका, कैपिटल रिसिट्स एंड लायबिलिटी एक्सपेंडिचर। कुछ भी आ जाए टेंशन की बात नहीं है, हम लोग को अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। नंबर 3 वाज वेरी गुड, डिसइन्वेस्टमेंट। सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था सर? तो चैप्टर नंबर 3 में आप डिसइन्वेस्टमेंट, आईडी का चैप्टर नंबर 3 में डिसइन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा था वैसे तो, ठीक है। सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? सर कभी कभी जो ये पीएसयूज होता है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, ये अपने शेयर्स को ना, अपने शेयर्स को ये पब्लिक को बेच देते हैं। ठीक है, पब्लिक को बेच देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मेरा एक बड़ा कंपनी है, उसमें से मैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है पब्लिक को बेच रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बेचूंगा, ठीक है, जब मैं बेचूंगा पब्लिक को अपने शेयर्स को, जैसे बीएसएनएल वगैरह सारे कंपनीज जो है उन्होंने अपने कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचे, राइट। जब बेचूंगा तो पैसे मेरे पास आएंगे या जाएंगे? सर पैसे तो मेरे पास आएंगे। ठीक है, क्या उसको बेचने की वजह से मेरा एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हुआ? क्या हाँ सर, मेरा शेयर्स था, मेरा पूंजी था, मेरा एसेट था, वो क्या हो गया पहले से कम हो गया। पहले मेरे पास, गवर्नमेंट सोचेगा पहले मेरा 100% बीएसएनएल था, अब मेरा केवल 60% ही बीएसएनएल रह गया, तो पहले से एसेट क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया आपका, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिट। अगेन आई एम वेटिंग, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक पॉइंट के बाद में मैं रुक रहा हूँ तो एक्सप्लेन यू कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है आपका, इस वाला पॉइंट को खत्म करने के बाद क्या होता है, ये वाला पॉइंट में जाता है, ज्यादातर अपना एम्फेसिस चला जाता है, और ये वाला पॉइंट थोड़ा एनर्जी नीचे हो जाता है आपका, इसलिए मैं पहले ये वाला पॉइंट को समझा रहा हूँ कैपिटल वाले, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है आपके। ये सब क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सब पार्ट, राइट। तो इससे बहुत ईजी पार्ट है, तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाला आपका। तो ये पहले मुझे 3 पॉइंट में समझाओ कि आपको पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने पहले समझाया आपको बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा मैंने बताया रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा मैंने बताया दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बताओ मेरे को, पहले मुझे ये कंफर्म करो फिर आगे बढ़ूंगा मैं, कि आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया। डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग्स वाला पार्ट, ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट क्या है सर आपका, स्मॉल सेविंग्स वाला पार्ट, याद है आपको स्मॉल सेविंग्स? हाँ सर, स्मॉल सेविंग्स कौन भूल सकता है? स्मॉल सेविंग्स किसी को याद है क्या था? क्या स्मॉल सेविंग्स किसी को याद है क्या था? बहुत सिमिलर है, नो डाउट, बट समझा सकोगे कोई? यस, वेरी गुड, समझ में आया। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अपने बिहाफ में पोस्ट ऑफिस के थ्रू या सेंट्रल बैंक के थ्रू क्या करता है, कई सारे रिसिप्ट्स जो है, याद है ना आपको, सिक्योरिटीज, ठीक है, पब्लिक को देता है, राइट। और क्या करता है, उसके बदले पब्लिक से क्या लेता है, पैसे लेता है, राइट। ऊपर वाले केस में क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट में, सर वो अपने शेयर्स बेच रहा था। स्मॉल सेविंग्स में क्या हो रहा है सर, गवर्नमेंट अपने पर्ची बना के रखती है सिक्योरिटीज, ओएमओ किसी को याद अगर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस फ्रॉम मनी इन बैंकिंग, ठीक है, वही हरकत हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है सर, अगर आप सिक्योरिटीज दे रहे हो तो पैसे क्या आ रहा है, तो पैसे रिसिट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है सर, अननेसेसरी हेडेक क्रिएट हो रहा है ना मेरा। मैंने अगर पब्लिक के पैसे को ले लिया है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, एक लोन ही तो हो गया ये, ठीक है, तो मेरा हेडेक क्रिएट हो रहा है, मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, राइट।
तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो ये चार टाइप के कैपिटल रिसिप्ट्स हैं केवल। कौन से सर आपको मैंने पढ़ाया है अभी तक? सर एक मैंने पढ़ाया बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी वजह से मेरा एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होता है। दूसरा क्या है आपका, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, दूसरा क्या है आपका रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है सर, आपकी एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होती है। और इससे पैसे आ रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें भी पैसे आ रहे हैं और आपकी एसेट जो है वो फॉल हो रही है। स्मॉल सेविंग्स, क्योंकि आपको जाना जरूरी है, खाली आप ये नहीं सकते कैपिटल एसेट बस लिख के छोड़ दिया आपने, ऐसे नहीं चलेगा, आपको रीजन जानना पड़ेगा, क्योंकि रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है सर, आपका रेवेन्यू आ रहा है बट लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रहा है। दिस वाज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? सर इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो, ठीक है, इसी के नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है सर, ये बता दो मेरे को फटाफट। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा होता है, कंप्लीटली कैपिटल रिसिप्ट्स का उल्टा कर दो। मतलब सर इसमें पैसे जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ठीक है, तो पैसे जा रहे हैं आपके, पैसे आपके जा रहे हैं और इसकी वजह से, ठीक है। वैसे तो अगर आप सिंपली लिखोगे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है तो भी चलेगा, बट अगर किसी को एकदम धुरंधर लोग है तो क्या बोलेंगे, सर इसकी वजह से आपका एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी घट रहा है, एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। सर एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाएगा सर। ओके, नंबर वन, जो रौनक ने मुझे कहा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, इससे क्या हो रहा है सर, आपका पैसे जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, पैसे चाहिए, और इनको बनाने के चक्कर में पैसे जा रहे हैं, बट इसमें क्या बढ़ रहा है आपका, एसेट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर टू क्या है सर, तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट या एनी बॉडी। अगर आपने लोन दिया है किसी को, ठीक है, अगर आपने लोन दिया है किसी को तो पैसे जा रहे हैं, बट इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, आपका एसेट क्रिएट हो रहा। नंबर थ्री क्या है आपका सर, ठीक है, अगर आपने कोई रिपेमेंट कर दिया लोन का, कोई आपने लोन लिया था गवर्नमेंट ने और उसको क्या कर दिया, रिपेमेंट कर दिया। ये सब एग्जांपल्स प्लीज लिख लीजिएगा, अगर किसी का लिखा हुआ नहीं है लिख लीजिएगा, रिपेमेंट ऑफ लोन। सर मैंने रिपेमेंट किया लोन का तो मेरे पैसे गए हैं और मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, पहले से कम हो गई है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गए आपके जिसके थ्रू हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया दो चीज मेन मेन, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है, वो है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा सर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो बहुत सिंपल है, हाँ सर बहुत सिंपल है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है सर, पैसे आ रहे हैं और ना ही कोई एसेट इफेक्ट हो रहा है ना ही कोई लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है। सिमिलरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, सिमिलरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इसमें भी क्या है सर, इसमें भी वो खर्चे हैं, इसमें क्या हो रहा है सर, पैसे जा रहे हैं, इससे पैसे क्या हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ठीक है। मैं बड़ा कंसाइज तरीके से करवा रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। पैसे आपके जा रहे हैं बट ना ही कोई एसेट इफेक्ट होता है ना ही कोई लाइबिलिटी इफेक्ट होता है। सर एग्जाम्पल बता दो, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स है आपका, पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करवा दिया आपने, सैनिटाइज करवा दिया आपने, ठीक है, आपने सैलरी वगैरह पेमेंट कर दिया अपने एम्प्लॉयज का, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, क्योंकि इसकी वजह से ना ही कोई पैसे जा रहे हैं, ना ही कोई सॉरी ना ही कोई एसेट बन रहे हैं, ना कोई लाइबिलिटी कट रही है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। सो सर रेवेन्यू में हम लोगों ने दो टाइप का रेवेन्यू पढ़ा था, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें से हम लोग टैक्स रेवेन्यू कंप्लीट कर लिया था, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था सर, इनकम टैक्स, ये वो टैक्स है जो हमें इनकम के ऊपर पे करना पड़ता है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको पढ़ लेने का आप लोग को, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, एक प्रपोर्शनेट टैक्स है, ठीक है। इस इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रपोर्शनेट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रपोर्शनेट, क्योंकि ये प्रपोर्शन के हिसाब से पे करना पड़ता है, इसमें कोई प्रोग्रेस के ऊपर नहीं है, इसका प्रपोर्शनेट टैक्स है, ठीक है, इट इज अ प्रपोर्शनेट टैक्स। क्योंकि जो रिच इंसान हो चाहे पूरा पुअर इंसान हो, उसको अगर 18% पेमेंट करना है तो उसको 18% पेमेंट करना पड़ेगा, प्रपोर्शन ऑफ द पेमेंट करना ही पड़ेगा उसको। उसने कितना रुपए का सर्विस लिया है उसके हिसाब से उसको जो प्रोपोर्शन बनता है जीएसटी का, वो उसको पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रपोर्शनेट टैक्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ठीक है। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू को तो हमने डिस्कस नहीं किया प्रॉपर्ली, पर उन्होंने क्या डिस्कस किया, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आप सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ढांसू तरीके से मुझे कंफर्म करो पहले, ठीक है। आई थिंक दिस कुड बी द फास्टेस्ट मीन इन विच वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, ठीक है, मजा आ गया, क्लियर है बिल्कुल।
ओके, आइए सर, अब देखिए फटाफट खत्म हो गया था, फटाफट। ठीक है, बजट रिसिप्ट्स जो है दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू में दो होता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल में तीन लिखा हुआ है, बाकी आपने चौथा भी लिख लिया उसमें। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या था, रिसिप्ट्स, दोस रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट। ना ही वो कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही वो कोई एसेट्स में रिडक्शन लेकर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके दो तरीके होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी। टैक्स रेवेन्यू दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो हमने चार्ट बनाया उसके एग्जैक्ट पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, आइए सर, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है सर, ये डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जो कि इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है सर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज के ऊपर लगता है। ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो किसके ऊपर लगता है आपका सर, वो आपका लगता है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें सर बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसमें बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकते आप। इसमें क्या है सर, खुद को ही पेमेंट करना पड़ेगा, खुद पैसा कमाया ना तो खुद पेमेंट करो। ठीक है, इसमें क्या है सर, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, इसमें क्या है, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ऑब्वियसली हम खुद गवर्नमेंट को इंडायरेक्ट टैक्सेस या फिर जीएसटी पे नहीं करते हैं, हम शॉपकीपर के थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव नेचर, ये लिखा हुआ है देखो प्रोपोर्शनल नेचर। ठीक है, इसका रीच लिमिटेड है क्योंकि हर कोई इनकम टैक्स पे नहीं करता, कई खाली कितना 3 4 5% लोग इनकम टैक्स पे करता होगा। ठीक है, और इसमें क्या है सर, वाइड कवरेज है, हर एक इंसान जो है इंडायरेक्ट टैक्स पे करता है। आप लोग जितना लोग भी है इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस और इंडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सिंपल है, सही पे फटाफट रिकॉल करा दो, मजा आ जाएगा। सर जो बजट रिसिप्ट होता है, बजट रिसिप्ट, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं आपके, बजट रिसिप्ट के दो बच्चे हैं। एक क्या है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा क्या है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू के दो बच्चे हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के भी दो बच्चे हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स क्या है सर, डायरेक्ट टैक्स वो है जो कि इंडिविजुअल्स और कंपनी के ऊपर लगते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं, राइट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको बर्डन आप शिफ्ट ही कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 3 क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स में सर, डायरेक्ट टैक्स में ये है सर कि वो प्रोग्रेसिव नेचर है, इनडायरेक्ट टैक्स में प्रोपोर्शनेट नेचर है। नंबर 4 क्या है सर, इसका रीच लिमिटेड, इसका रीच अनशर्ड है। इसको हम लोग प्यार से इनकम टैक्स बोलते हैं, उसको हम लोग प्यार से जीएसटी भी एग्जाम्पल हो जाता। ठीक है, अब सर नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो। ठीक है, ये फ्रेश है, नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो आप लोग। ठीक है, ओके सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है देखो। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया सर, इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या हो गया, इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने लोन वगैरह दिया है तो उसमें गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट वगैरह कमा सकता है, तो वो क्या हो गया, टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रिसीव करता है फ्रॉम द लोन। ठीक है, गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई दूसरा टेरिटरी को अगर दिया है। नंबर 2 क्या है, फीस। सर कई बार जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है गवर्नमेंट चार्ज करता है, वो भी टाइप ऑफ क्या है, रिसिट है गवर्नमेंट का, विच इज नॉट अ टैक्स रेवेन्यू, इट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो फीस रेफर्स टू द चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेकरिंग सर्विसेज। ठीक है, जो बार बार सर्विसेज देना पड़ता है, वो उसके ऊपर जो फीस चार्ज करता है उसको, जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका, रजिस्ट्रेशन फीस। आपको बताओ गवर्नमेंट के कई सारे कंपनीज है, पीएसयूज वगैरह। ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट्स या फिर डिविडेंड कमाता है। सर प्रॉफिट्स किसमें कमाएगा, जो खुद की कंपनीज है। ठीक है, और डिविडेंड किसमें कमाएगा, जिनमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, तो जो खुद की कंपनीज उसमें क्या कमाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं। और जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखे हैं उसको क्या कमाते हैं, डिविडेंड्स कमाते हैं। तो मैंने 3 नॉन टैक्स रेवेन्यू को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पहला क्या डिस्कस किया, इंटरेस्ट। नंबर 2 क्या डिस्कस किया, आपका फीस। ठीक है, फिर फीस का एग्जांपल क्या हो गया, रेकरिंग सर्विसेज का एग्जांपल क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस। नंबर 3 क्या हो गया, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। समझ में आ गया आपको। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में 2, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 3 डिस्कस किया अभी तक, और है 3 डिस्कस किया, इंटरेस्ट, फीस, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। क्या सबको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह याद है प्रॉपर्ली, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या था, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज को हटाना। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या है सर नॉन टैक्स रेवेन्यू में। सर और बता रहा हूँ क्या क्या है। नॉर्मल फीस था वो, और ये क्या हो गया, लाइसेंस फीस। एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, जरूर अलग अलग नाम दे दिया, लाइसेंस फीस। सर लाइसेंस फी में एग्जांपल क्या होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस फी हो गया आपका। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस फी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, लाइसेंस फी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया आपका, फाइन से पेनल्टीज। आपने कभी, आप जैसे गाड़ी में जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, एक्टिवा चला रहे थे, और आपने अगर हेलमेट नहीं पहना तो क्या लगेगा आपके ऊपर, फटकार लगेगा, फाइन लगेगा। तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट का इनकम है। ठीक है, हाँ हाँ सर इनकम है। ठीक है, रिसिप्ट है, सॉरी इनकम नहीं है, रिसिप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट
एस्टिट्स, ये तो बहुत फेवरेट फेवरेट डायलॉग था जिसका जिसने पैसे पहले किया हुआ है। ठीक है, एस्टिट्स में क्या था सर? इसका कोई नहीं, उसका कौन है? इसका कोई नहीं, उसका कौन है? हाँ सर, इसका कोई नहीं, उसका कौन है? गवर्नमेंट है सर। याद है ना किसी को? बाई चांस याद है ना आपको? एक फैमिली थी, वो पूरे के पूरे अगर बाई चांस किसी का किसी कारण से डेथ हो गया उनका, तो पीछे कोई नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट किसके पीछे चला जाएगा? प्रॉपर्टी किसके नाम पे चला जाएगा? आपका गवर्नमेंट के नाम पे चला जाएगा, अगर किसी के कोई लीगल हेयर पीछे नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टिट्स, यानी कि किसी का कोई नहीं तो कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा चाय थोड़ा पानी तो उनको मिलते रहता है। गवर्नमेंट को कभी कभी काफी बार ग्रांट्स और गिफ्ट्स मिलता रहता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा चाय थोड़ा सा पानी मिलता रहता है, इसके बारे में आपको क्या ही बताए, आप सबको एकदम पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर फीचर्स। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो फोर फीचर अलग है। ठीक है, इसलिए मैंने एस शीट्स में स्टार मार्क किया है, फोर फीचर में और स्पेशल असेसमेंट में। ये तीन में स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं, जैसे लाइसेंस फी हो गया, फीस हो गया, आपको पता है। ठीक है, इंटरेस्ट आपको पता है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स आपको पता है, फाइन्स एंड पेनल्टीज आपको पता है, इजी है। इसमें मेरा एज कोई एक्सप्रेशन वाला पार्ट नहीं है, बट ये अच्छा है। फोर फीचर में क्या है सर? आपको गवर्नमेंट जो है कोर्ट की ऑर्डर में आने बोलता है। ठीक है, आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसे से आपके ऊपर पेनल्टी है, वो आपको लगाना पड़ेगा, या फिर जो भी है चार्ज होगा, आपको अपियर करना है, कुछ भी करना है आपको कोर्ट में, आपको बुलाते हैं। और बाई चांस अगर आप कोर्ट में नहीं गए, अगर आप बाई चांस क्या हो गए, कोर्ट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसकी कंप्लायंस आपने नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगा सकता है। बेसिकली आपको कोर्ट ने इम्पोज किया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स। आपको कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, उसको आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, आपको आने बोला, समन करने बोला, आप नहीं आए, या फिर कोई ऑर्डर्स दिए आपने नहीं माना। ठीक है, तो उस नहीं मानने के कारण आपके ऊपर पेनल्टी लगता है, उसको कहा जाता है फोर फीचर्स। ठीक है, जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, फोर फीचर देख के ज्यादा जरा वो मत हो जाना। ठीक है, हीरो मत बजाना कि इशू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट आ गया, वो वाला पार्ट नहीं है, फोर फीचर वाला पार्ट ये। ठीक है, पेनल्टी समझ में आया आपको? कौन चार्ज करता है? इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स। तो ये भी क्या हो गया आपका? रिसिट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, आई होप एस चीज समझ में आ गया, किसी का कोई नहीं तो कौन है? गवर्नमेंट। फोर फीचर का मतलब क्या हो गया? पेनल्टीज चार्ज करना फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स। एंड स्पेशल असेसमेंट सर क्या है? स्पेशल असेसमेंट सर कभी कभी क्या होता है कि कोई एरिया का डेवलपमेंट के चक्कर में, अच्छा रोड बना दिया, अच्छा हाईवे बना दिया, उसके चक्कर में क्या होता है, आपका जो एरिया था जिसका एसेस कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि वहां पे एक फ्लाईओवर चढ़ गया या फिर कुछ हो गया, नेशनल हाईवे बन गया, तो आपका एरिया का अल्टीमेट क्या हो गया? अप्रिशिएशन हो गया। ठीक है, जीएस रोड में क्या मस्त रोड वोड बना दिया गवर्नमेंट ने, उस चक्कर में क्या जीएस रोड एकदम झकास बन गया, राइट? अब उसका जो एरिया था ना, प्रॉपर्टी का जो वैल्यूज था, वो क्या हो गया? अल्टीमेटली सब कुछ एकदम मस्त बढ़ गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल सकता है यार बहुत पैसे कमा रहे हो, बढ़िया हो गया, क्या टैक्स, अब तो क्या रेंट कमा रहे हो, ये कमा रहे हो, एरिया डेवलप कर दिया हमने, ठीक है, तो हमका भी कुछ दो। ठीक है, क्या बोलेंगे हमको? हमका भी कुछ दो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज हैव हैज अप्रिशिएटेड ड्यू टू, ठीक है, whose values have what appreciated due to the developmental activities of the government, तो the developmental activities of the government। ठीक है, तो क्या हुआ सर? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज नियर द मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज, तो उसके लिए आपको जो पैसे भर गए हैं आपके, ठीक है, जो आपके वैल्यू बढ़ गई है, उसके चक्कर में आपसे पेमेंट मांग सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो सर नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है मुझे बताइए। सबसे पहले इंटरेस्ट आता है। ठीक है, क्या आता है आपका? इंटरेस्ट आता है। फिर क्या आता है आपका? फीस आता है। इंटरेस्ट आता है, फीस आता है, फिर क्या आता है? प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड आता है। ठीक है, इंटरेस्ट आता है, फीस आता है। इंटरेस्ट क्या हो गया सर? रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह हो गया। सर इंटरेस्ट किस पे आता है सर? जो लोन वगैरह देता है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को। फीस क्या है सर? रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मिलता है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है सर? जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें प्रॉफिट्स मिलता है, और जिनमें इन्वेस्ट किया उसमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है आपको। लाइसेंस फीस इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीस। फाइनेंशियल पेनल्टीज, जो आप लोग कभी रूल्स तोड़ते हो तो फाइनेंशियल पेनल्टीज देते हो, वो भी गवर्नमेंट का रिसिप्ट है। एस चीज क्या है? किसी का कोई नहीं तो कौन है? गवर्नमेंट है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, थोड़ा थोड़ा चाय और थोड़ा पानी। फॉरफीचर में क्या है सर? कभी कभी अगर आप गवर्नमेंट के कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करते हो, तो आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस का ऑर्डर्स लगता है, उसको अपन बोलते हैं फॉरफीचर। और कभी कभी अगर गवर्नमेंट के कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट आपसे पैसे मांग सकता है, उसको अपन बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, आई होप कि आपके जितने भी नॉन टैक्स रिसिट्स थे वो क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सर? नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसिट्स। नेक्स्ट क्या है आपका? कैपिटल रिसिट्स। सर कैपिटल रिसिट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया चार्ट के फॉर्म में, जो कि याद होगा आपको, चार्ट था आपका, बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। ठीक है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ बोरिंग्स। ठीक है, बोरिंग्स गवर्नमेंट कर सकता है,
फॉर मीटिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर, वो कहाँ कहाँ से करेगा मुझे बताइए। गवर्नमेंट जो है पैसे कहाँ कहाँ से उठा सकता है। नंबर वन, मार्केट में ओपनली जाके क्या बोलेगा वो, पैसा दो, हमारे पास पैसा नहीं है, ओपन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मांग सकता है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता है कि हमका पैसा 1991, ठीक है, याद है ना, $7 बिलियन लोन। तो बोरिंग्स तीन तरीके से कर सकता है वो लोग। अल्टीमेटली क्या है सर इसकी वजह से, यस सर, एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होता है और मेनली लायबिलिटी इंक्रीज होता है, इसलिए वो क्या है, कैपिटल रिसिट है। रिकवरी ऑफ लोन, किसी से पैसे ले लिए तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका एसेट फॉल होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, हेंस इट इज व्हाट, अ कैपिटल रिसिट। डिस इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि अपना एक पार्ट ऑफ द शेयर्स जो है उसको अगर बेचता है पीएसयूज, ठीक है, तो उसको कैपिटल रिसिट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो एसेट था, मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो क्या हो गया, कम हो गया। इट इज अ कैपिटल रिसिट। स्मॉल सेविंग्स याद है आपको, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में, ठीक है, पैसे उठाता है गवर्नमेंट, उसकी वजह से क्या होता है सर, लाइबिलिटी भरता है, हेंस इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल रिसिट। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, बट ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वाला पार्ट, ठीक है। सर नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स के बीच में डिफरेंस, क्योंकि मैं क्या ही पढ़ा हूँ आपको, बट ठीक है चलो। इट नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर एन एसेट, इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिट। जो किसी का लाइबिलिटी या फिर एसेट क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिट बोलते हैं। ये रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर है, ये इरेगुलर और नॉन रेकरिंग इन नेचर है। इसका आगे जाके कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, इसके कई सारे फ्यूचर ऑब्लिगेशन होते हैं, जैसे अगर अपने बोरोइंग्स किए तो आगे जाके कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है। इनके कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं है, और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं कुछ भी इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि कभी कभी क्या ऐसा बेसिक सवाल आ जाता है और बेसिक सवाल में पॉइंट्स नहीं बना पाओगे कि क्या था पॉइंट्स, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू रिसिट्स कैपिटल रिसिट में क्या है सर, इसमें ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है, ना ही कोई एसेट का रिडक्शन होता है। कैपिटल रिसिट में आपका लाइबिलिटी क्रिएट होता है और एसेट में रिडक्शन होता है। ये रेगुलर और रेकरिंग बेसिस में होता है, ये रेगुलर, इरेगुलर और नॉन रेकरिंग बेसिस में होता है। यहाँ पे कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं होता है, यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। उसके बाद सर क्या है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक, उसके साथ में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो कल का डिस्कशन हम लोग किसके ऊपर होगा सर, जितने भी डेफिसिट्स थे उसके ऊपर, और बीओपी का जो पेंडिंग टॉपिक था उसको कल अपन समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना मेजर पोर्शन 85% ऑफ आवर सिलेबस ऑफ मैक्रो विल बी ओवर, ठीक है। तो 28 तारीख को जो भी टेस्ट होगा, कंसिडर कि ये सब चैप्टर्स आपके आए एग्जाम में, ठीक है। ओके, सो द लास्ट टॉपिक विच हैव टू बी डिस्कस्ड इज व्हाट, आज का वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला क्या बताया मैंने आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर आपका या तो एसेट क्रिएट होता है या फिर लाइबिलिटी जो है वो क्या होता है आपका, रिड्यूस होता है, ठीक है। पर्पस क्या है सर एक्सपेंडिचर का, सर नॉर्मल डे टू डे रनिंग के लिए जो खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वो क्या होता है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है दो चीजों के लिए, नंबर वन, एसेट्स को कमाने के लिए या फिर लोन्स वगैरह देने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपके रेकरिंग इन नेचर है, ये आपका नॉन रेकरिंग इन नेचर है, एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो ये भी बहुत इजी पार्ट है, बट एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट को करवा, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्कशन था आपका आज का। एक बार फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट पूरे चैप्टर को, ताकि आप लोग के लिए, जिसको भी लास्ट में रिवाइज करने का है वो ये वाला पार्ट को सुनेगा, ताकि आप लोग के लिए फटाफट ये वाला पार्ट रिवाइज हो जाए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा अबाउट गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट बजट क्या है, सर गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट जो कि एस्टिमेट्स ऑफ द रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर दिखाता है ऑफ ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर सर, ऑफ वन फिस्कल ईयर, एंड दैट फिस्कल ईयर इज इक्वल टू द फाइनेंशियल ईयर। सर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था हमने, सबसे पहला था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करता है, टू अचीव द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दो तरीके से, टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करके ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाए, या फिर कुछ चीजें जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है बट जरूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर, उसको डायरेक्टली प्रोड्यूस करके, तो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नंबर टू क्या है, आर से एक और पॉइंट था, तीन आर है, आर 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 से मूवी था वैसे, तीन आर है इसमें भी, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय टैक्सिंग द रिच एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पुअर। आई होप कि आपका भी आंसर बेहतर तरीके से वर्बली आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सर ये कैसे करेंगे, तीन चीजों को अवॉइड करके, नंबर वन, प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशंस, नंबर टू, प्राइस को मेंटेन करके, नंबर थ्री, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर एम्प्लॉयमेंट का स्टेबिलिटी रखकर। सर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, सर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अगर सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल जीडीपी होगा, और ये कैसे होगा सर, अगर देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते रहेंगे, बजट प्रॉपर्ली इफेक्टिवली यूज होगा टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद सर क्या है सर, ठीक है,
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सर गवर्नमेंट जो है कई सारे पीएसयूज चलाता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए, तो उनको फंड देना जरूरी है, उसके लिए बजटरी पॉलिसीज निकालता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बजट। एंड फाइनली सर कुछ स्टेट्स काफी डेवलप्ड है, कुछ स्टेट्स थोड़े कम डेवलप्ड है, इनके जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उनको रिड्यूस करना जरूरी है। सो कैसे करेंगे? टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को, ताकि प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड एरियाज में बढ़ सके। सर बजट रिसिट्स जो है गवर्नमेंट के जो पैसे आते हैं उसको बोलते हैं बजट रिसिट्स, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट रिसिट्स जो है दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। सर रेवेन्यू रिसिट्स वापस दो टाइप के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू फिर से दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है सर? जो कि इनकम के ऊपर लगता है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द अदर हैंड लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हो। नेचर क्या है इनका? प्रोग्रेसिव है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। इनका रीच लिमिटेड है, इनका रीच काफी ज्यादा है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सर क्या क्या है था? सबसे पहले सर इंटरेस्ट, जो आपने लोन वगैरह दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टाइप ऑफ रिसिट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फीस क्या? इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि थोड़ा कवर करता है रेकरिंग एक्सपेंडिचर को, रेकरिंग सर्विसेज को, सॉरी। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, जो बिजनेस मैं खुद चला रहा हूँ उसमें मुझे मिलता है प्रॉफिट्स, और जिनमें मैंने इन्वेस्ट करके रखा है उसमें क्या कमाता हूं मैं? डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट क्या है? लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस क्या है सर? ड्राइविंग लाइसेंस का जो फीस है उसको एग्जाम्पल स्पेसिफिकली बोला है, तो आपने मेनली क्या किया उसमें? क्या था आपका? रेकरिंग सर्विसेज को करने के लिए, इसमें क्या है? कुछ परमिशन वगैरह देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका अगर अंडरलाइन नहीं किया हुआ, परमिशन वगैरह के लिए, ठीक, ग्रांट परमिशन। फाइन्स एंड पेनल्टीज में सर क्या था सर? अगर आपके ऊपर कुछ आपने गड़बड़ किया है उसके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज है, तो वो भी क्या है? उनका रेवेन्यू है। एस्टीट्स क्या है सर? किसी का कोई नहीं तो कौन है? गवर्नमेंट। किसी का अगर लीगल हेयर पीछे नहीं है तो वो कौन है? गवर्नमेंट है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, थोड़ा चाय थोड़ा पानी। फॉरफीचर में क्या है सर? पेनल्टी लगता है आपको अगर आपने कोर्ट का नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर की वजह से। स्पेशल असेसमेंट क्या है सर? गवर्नमेंट के चक्कर में अगर एरिया का डेवलपमेंट हो गया तो वो गवर्नमेंट आपसे पैसे मांग सकता है। कैपिटल रिसिट्स में सर वैसे एसेट्स जिसकी वजह से आपका या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है या तो एसेट फॉल होता है। यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल एसेट्स रेफर्स टू दोज रिसिट्स बिकॉज ऑफ विच लाइबिलिटी इंक्रीजेस और एसेट्स टेंड्स टू फॉल। सर एग्जांपल क्या है सर? बोरिंग्स। सर बोरिंग्स तीन तरीके के हो सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व बैंक के थ्रू या फिर आईएमएफ के थ्रू। इनकी वजह से क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ जाता है, हेंस इट इज अ कैपिटल रिसिट। रिकवरी ऑफ लोन, अगर किसी गवर्नमेंट ने अपने दूसरे जो गवर्नमेंट थे उससे अगर लोन वगैरह वापस रिकवर कर लिया तो हमारा एसेट फॉल होता है, हेंस इट इज अ कैपिटल रिसिट। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है सर? अपना शेयर का कुछ पार्ट जो है उसको बेचना, उसकी वजह से पैसे आते हैं तो इट इज अ रिसिट, यस, बट उसकी वजह से हमारे एसेट फॉल हो जाती है, हेंस इट इज अ कैपिटल रिसिट। स्मॉल सेविंग्स क्या है सर? गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ केवीपी, किसान विकास पत्र, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मंगवाता है गवर्नमेंट अपने पास में, उसकी वजह से हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, हेंस इट इज अ कैपिटल रिसिट्स। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है था सर? कैपिटल रिसिट्स में और रेवेन्यू रिसिट्स में सर लाइबिलिटी एसेट वाला खेला आपको पॉइंट बताना है। रेवेन्यू रिसिट्स जो होता है वो रेकरिंग और रेगुलर इन नेचर होता है, ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिट्स जो होता है वो इरेगुलर एंड नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है आपका, ठीक है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन का बात करें तो यहाँ पे कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन आपका रहता है, एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में वही, पहला तो आपका एसेट लाइबिलिटी वाला पॉइंट आएगा, दूसरा क्या है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका नॉर्मल रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे आपका लोन्स वगैरह देने के लिए, एसेट्स वगैरह परचेस करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट होता है। ये रेकरिंग इन नेचर होता है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ पे आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट का पार्ट ए, ठीक है, विच इज व्हाट? बिफोर द डेफिसिट इज बिंग, ठीक है। तो आज का मैं यहीं पे एंड करता